एक अधिवेशन था गोवा में। सबसे पहले नारायण साईं गए थे उस अधिवेशन में और अपना पक्ष रख कर आए थे। लेकिन उसके बाद 2013 आ गया और फिर ये सब गतिविधियां हुई। मीडिया में बापूजी का कुप्रचार पुरजोर चला। बहुत सारे लोगों के मन में बापू के प्रति संशय बनने लग गया। जो लोग बापूजी के साधक नहीं थे वो कुछ अजीब ढंग से बापूजी को लेने लग गए, मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसी दौरान फिर अधिवेशन था गोवा में। अब उन्होंने एक नई चीज रखी थी। एक बच्ची आई थी जिसने बहुत लंबी साधना की थी और उसकी साधना का, अब उस बच्ची को स्टेज पे चढ़ाया गया था और उस साधना का सबने देखा क्या रूप क्या है। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और ऑडियंस में से कोई भी व्यक्ति पर्ची पर कुछ लिख कर लाता, वो उस पर्ची को छूती और बता देती कि पर्ची पे क्या लिखा हुआ है। बड़ी हैरानी की बात है कि आप कर सकते हो ऐसा। उसने किया। ऑडियंस में कुछ लोगों ने मराठा भाषा में पर्ची लिखी। वो पर्ची उस बच्ची के पास पहुंची, आंखों पे पट्टी बंधी थी, 4-5 लेयर थी पट्टी की, ये भी नहीं कि कुछ दिख जाएगा। और उस बच्ची ने ऐसे हाथ फेरा पर्ची पर और पढ़ दिया क्या लिखा है। फिर एक भाई आए, उन्होंने अंग्रेजी में कुछ लिख के दिया, उसने वो भी पढ़ दिया। फिर एक किसी ने सिंधी में लिख के दिया, उसने वो भी पढ़ दिया। किसी ने हिंदी में लिखा, उसने वो भी पढ़ दिया। बहुत देर बाद, कम से कम 30-40 लोगों के बाद रेखा दीदी आई। उन्होंने पर्ची में एक लाइन लिखी सिंधी में और वो बच्ची नहीं पढ़ पाई। सबका पढ़ दिया लेकिन रेखा दीदी का नहीं पढ़ पाई। तो जो उसके गुरु थे उन्होंने कहा कि दोबारा लिख कर लाइए। उन्होंने दोबारा लिखा, वो दोबारा नहीं पढ़ पाई। अब उनके गुरु ने अपनी पर्ची दी कि इस पर्ची पर लिखिए। उस पर लिखा दीदी ने, वो भी वो नहीं पढ़ पाई। 3 अटेम्प्ट जब उसके फेल हुए तो सब लोगों के दिमाग में सवाल हुआ कि अब तक 30 अटेम्प्ट में ये बच्ची फेल नहीं हुई, तो ये रेखा दीदी के तीनों अटेम्प्ट ये फेल क्यों हुई। सबके मन में सवाल था, आपके मन में भी होगा। ये सवाल पूछा गया आयोजक से। वो संत थे जिन्होंने उसको ये प्रैक्टिस करवाई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने जो साधना की है, उस साधना के हिसाब से जो 30 पर्चियां पढ़ी गई हैं, उनकी साधना इस बच्ची के मुकाबले कम है, इसलिए इसने पढ़ लिया। और रेखा दीदी की साधना इस बच्ची के मुकाबले काफी ऊपर है, तो इसका लेवल वहां तक नहीं गया और ये नहीं पढ़ पाई। मेरी तो आंखें खुल गई। उस दिन मैंने देखा कि इतने साधारण तरीके से मैं जिन्हें रेखा दीदी कर रही हूं, वो हैं कौन। बहुत साधारण भाषा में आपसे बात करेंगी, बहुत साधारण भाषा में आपसे मिलेंगी और बड़ा प्यारा व्यक्तित्व, आपका हालचाल पूछेंगी। सब कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि ये आपसे बहुत अलग हैं। लेकिन जब स्टेज पर आती थी और जब बोलती थी, तब साफ साफ झलकता था कि ये वो हस्ती हैं जो आप नहीं हैं, आपसे काफ़ी ऊपर हैं। मैं बड़ी हैरान होती थी कि मैंने कहा दीदी इतना प्रैक्टिस कैसे कर। दीदी क्योंकि हम सब में सीनियर थी, सबका तय हो गया था कि किसने क्या क्या बोलना है, तो दीदी ने मीटिंग ली और बोला कि रामा तुम ये बोल देना, नीलम तुम मीडिया के विषय में बोल देना, तरुणा तुम महिला की सेवाओं के बारे में बोलना और नारायण अपनी मर्जी से बोलेगा और मैं सेवा पूरा ओवरऑल बोलूंगी। तो ये टॉपिक तय कर दिए दीदी ने कि किसने क्या क्या बोलना है। वहाँ वक्ता के तौर पे हमें 3 से 5 मिनट मिलने थे। सबसे पहले मुझे बुलाया गया, मैं स्टेज पे चढ़ी और मेरे को तो ये भूल गया मीटिंग में तय क्या हुआ। मैंने सबके टॉपिक बोल दिए, रेखा दीदी का भी, तरुणा दीदी का भी, रामा भाई का भी, वो बच्चे नारायण का भी और अपना भी, सब कुछ बोल दिया मैंने। अब बोलने के बाद मैं आई, रेखा दीदी के पास में बैठी और मैंने उनसे पूछा कैसा बोला, ठीक बोला। बोली इतना अच्छा बोला कि हम सबको बोलने की अब जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है उनकी जगह कोई और होता तो उसको गुस्सा आता कि हमने एक स्पेशल मीटिंग करी है, मीटिंग में सबकी जिम्मेदारी तय हुई है और इसने सारी जिम्मेदारी का कचरा कर दिया। कोई भी व्यक्ति होता तो गुस्से में आ जाता, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बताया कि तू करके क्या आई है। अब हम तो बोला है, सबका टॉपिक एक साथ रखा है, तो
अब रेखा दीदी ने दूसरी मीटिंग ली और मुझे बोला कि नीलम तुमको आना है। मैंने कहा मैं फिर गड़बड़ कर दूंगी, मुझे मत बुलाओ। फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, मीटिंग तय हुई और मीटिंग में उन्होंने फिर नए सिरे से टॉपिक तय किया कि नीलम ये चीज़ बोल आई है, ये बाकी है, तो तरुणा तुम ये बोल देना, मैं ये बोल दूंगी, रामा इस पे बोल देंगे और नारायण की जो मर्जी होगी। फिर से एक नए सिरे से मीटिंग हुई और फिर से वो सब कुछ पक्ष रखा गया। वहाँ जो माहौल था गोवा में, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बापू जेल गए थे और मीडिया का हो हल्ला बहुत ज़्यादा था, विदेशी पैसा इतना ज़्यादा बटा था कि संत के खिलाफ बोलना उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। नहीं बोलते तो फिर वो जो पैसा खाया था वो उनको चुभता। तो वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी थी उसमें से कुछ 30% लोग ही ऐसे थे जो बापू का सम्मान कर पा रहे थे दिल से। बाकी मोर देन 70% लोगों का मन जो था मीडिया बदल चुकी थी बापू के लिए। वहाँ जब रेखा दीदी स्टेज पे चढ़ी तो मैंने कहा मैं तो जितना बोलना था बोला ही, मेरे को दिख भी रहा था चेहरों को देख के कि ये सब सहमत नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। अब मैंने कहा देखा रेखा दीदी कैसे अपना पक्ष रखती हैं। जब वो स्टेज पे गई तो उसमें से कुछ लोग उठ के जाने लगे क्योंकि सबने बोल दिया था, वहाँ पर अनाउंस हो गया था कि कौन है रेखा दीदी, कहाँ से आई हैं। फिर रेखा दीदी ने स्टार्टिंग क्या की, एक चुटकुले से की, मैं वो आपको सुनाती हूँ। उन्होंने बताया कि 3 लोग बैठे थे, एक अमेरिकन, एक जापानीज, एक इंडियन। अमेरिकन बोला कि हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और उसके जब दांत साफ करते हैं तो टूथब्रश तुरंत फेंक देते हैं, अगले दिन नया टूथब्रश लाते हैं ताकि इन्फेक्शन पेट में ना जाए। जापानीज बोला कि हम लोग 15 दिन यूज़ करते हैं, 15 दिन बाद फेंक देते हैं। चाइनीज़ भी था, बोला कि हम तो 3 दिन बाद ब्रश यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। इंडियन बोला कि हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम ब्रश करते हैं जब तक उसके बाल घिस नहीं जाते तब तक ब्रश करते हैं, जब थोड़े बहुत बाल बचते हैं तो हम उसको मशीन वगैरह साफ़ करने में, पंखा साफ़ करने में, मिक्सी साफ़ करने में यूज़ करते हैं, और जब उस पर भी बाल चले जाते हैं तो उसका आगे का छेड़ा तोड़ते हैं, पीछे वाला छेड़ा पजामे में नाड़ा डालने में यूज़ करते हैं। अब मैं ये सोचने लगी कि दीदी ये जोक सुना रही है तो इस जोक का बापू से क्या लेना देना। अब अगली लाइन सुनो, उन्होंने कैसे इसको टर्न किया। वहां जितने लोग बैठे थे सब हंसे जैसे आप हंसे। उसके तुरंत बाद नेक्स्ट लाइन उन्होंने जो बोली इतनी गंभीर बोली कि हर व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया और सब पिन ड्रॉप साइलेंस, सीधा रेखा दीदी की तरफ उनकी दृष्टि, और कोई हिल भी नहीं रहा था, स्टैचू बन गया था। उन्होंने अगली लाइन जो बोली वो बड़ी काम की थी। वो बोली कि देखो आप एक टूथब्रश की इतनी इज्जत करते हो कि उसको वेस्ट नहीं जाने देते, तो देश के संतों को क्यों बर्बाद होने दे रहे हो। पूरा का पूरा माहौल बदल दिया उन्होंने। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा सारा नेगेटिविटी एकदम उन्होंने पॉजिटिव में बदल दिया। ये सच में रेखा दीदी सीखने लायक है। आप सब गृहिणियाँ हो, घर में उत्तर पुतर बहुत कुछ होता है, कई बार मनमुटाव होता है, तो आप याद रखना रेखा दीदी का ये गुण कि महान नेगेटिविटी के बीच में माहौल को पॉजिटिव कैसे करना है। और उस समय सच में जितने ऑडियंस थे सब के सब स्टैचू बन के बैठ गए और सबकी दृष्टि रेखा दीदी की तरफ। उसके बाद 3 से 5 मिनट का हमें टाइम मिला था, दीदी आधा घंटा बोली और उस आधे घंटे तक कोई उनको डिस्टर्ब करने नहीं आया कि आपका टाइम ओवर हो गया, आप चलिए स्टेज से। सब लोग, ऑर्गेनाइजर भी, सब पार्टिसिपेंट भी, सबके सब उनको एक टक देख रहे थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक एक सेवा कार्य उन्होंने बापूजी का बताया, नारी तू नारायणी के बारे में बताया, बाल संस्कार केंद्रों का पक्ष रखा, फिर ये भी बताया कि कहाँ कहाँ भंडारे करते हैं हम, कैसे करता है, उसके विजुअल्स लेके गई थी वो वीडियो चलाया। लोगों को अब यकीन होने लगा कि जो उन्होंने मीडिया के थ्रू देखा है और सुना है वो पूरा का पूरा झूठा है। अब उनको अपने आप पर शर्मिंदगी आई, उनको खुद को फील हुआ कि इतने बड़े संत से नफरत करने की जहमत उन्होंने की क्यों, कैसे उनसे गलती हो गई।
सॉरी फील करने लग गए। आधे घंटे में माहौल को उन्होंने ऐसे ट्विस्ट किया।